Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet Dhanjal. I hope that you all are preparing for your exams. अब जैसे कि CS के एग्ज़ाम्स बहुत पास आ रहे हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि आप आंसर्स कैसे लिख सकते हो। आई नो कि आपने प्रेपरेशन बहुत अच्छी करी होगी। रिवीजन के लिए हमारे एकेडमिक सेशंस चल रहे हैं। मैंने 2 प्लेलिस्ट भी क्रिएट करी हैं, एक है कंपनी लॉ रिवीजन सीरीज़, एक है ESG रिवीजन सीरीज़। यू कैन गो हैड एंड रेफर टू देम। बट आंसर्स को कैसे लिखना है बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता, तो चलो मैं आज आपको बताती हूँ व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू राइट आंसर्स। आंसर्स हमें कैसे लिखने हैं एग्जाम में, ये बहुत ज़्यादा डिफाइनिंग चीज़ होती है एंड ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू ग्रैब मोर मार्क्स और लेस मार्क्स, राइट। तो चलो लेट्स प्रोसीड एंड चेक कि क्या सही तरीका है आंसर लिखने का। नंबर 1, फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर्स केयरफुली। प्लीज़ क्वेश्चन नंबर्स को ध्यान से देखा करो, क्वेश्चन नंबर्स को ध्यान से लिखा करो। इट्स वेरी अनोइंग फॉर द टीचर हिमसेल्फ और हर सेल्फ जब आपको क्वेश्चन नंबर ही नहीं मिलते, राइट। आई नो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि टीचर अपने आप ढूंढता रहेगा, बट वाई आर यू लेटिंग और पुटिंग इट ऑन देम, ठीक है, कि वो ढूंढे। उनसे भी गलती हो सकती है, राइट। आपको ही अगर टेंशन नहीं है तो अगला टेंशन क्यों लेगा। तो सबसे पहली चीज़ होती है क्वेश्चन नंबर्स को केयरफुली लिखना। बच्चे क्वेश्चन नंबर ही बराबर से नहीं लिखते, कई बार एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता कि आपने लिखा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सही होगा तभी तो नंबर मतलब मार्क्स आपको मिलेंगे ना, राइट। ये छोटी बात नहीं होती, ये कोई हम आज नहीं पेपर देने आए, हम स्कूल टाइम से पेपर दे रहे हैं और सबसे बेसिक चीज़ हमें सिखाई जाती है कि क्वेश्चन नंबर्स लिखने ज़रूरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर में भी 5th का A पार्ट है, B पार्ट है, बिकॉज यू नो कई बार पार्ट्स ऑप्शनल होते हैं। हमारे यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऐसा वाला होता है, एक ऐसा वाला होता है। सो वॉट एवर यू आर राइटिंग बी वेरी क्लियर। ये नहीं सोचना कि यार वो अपने आप ढूंढेंगे, वो तो ढूंढेंगे ही अपने एंड से, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से पेपर लिख के दोगे तो मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि आप एग्जामिनर को नहीं जानते, एग्जामिनर आपको नहीं जानता। आप दोनों के बीच में एक जो कनेक्शन बनता है वो सिर्फ एक पेपर है। आपने 3 घंटे में एग्जामिनर को अपना पेपर लिख के इम्प्रेस करना है कि मुझे पेपर आता है। सो आपने सबसे पहला बड़ा बेसिक सा पॉइंट मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर केयरफुली लिखना है। ज़रा लिख के देखना, यू वुड अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। नंबर 1। नंबर 2, फॉलो द पैटर्न फॉर एवरी आंसर। अब हमें पता है कि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आते हैं, कोई केस लॉ आएगा, कोई शॉर्ट नोट्स आएंगे, कोई एनालिसिस आएंगे, कोई कॉमेंट बिलो आएंगे। पहले से आपको पता होना चाहिए कि हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैंने एक पैटर्न में आंसर करना है, ठीक है। अगर आपको खुद से पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो सुन लो। केस लॉ को आपने हमेशा आंसर करना होता है IPAC में। केस लॉ में ना बच्चे क्या करते हैं, कथा लिखना शुरू कर देते हैं। नो बिगर पैराग्राफ्स, नॉट एट ऑल। सबसे गलत चीज़ होती है केस लॉ में, सबसे बड़ी गलती होती है ये, लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखने लग जाते हो। इट्स नॉट गुड। यू हैव टू फॉलो IPAC। व्हाट इज इट, मतलब मोटा मोटा 4 पैराग्राफ्स बनाओ। आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हो, ये मैं सिर्फ आपको एक रेफरेंस दे रही हूँ। आई इज द इशू। क्वेश्चन में जो भी इशू तुम्हें मिलता है वो निकाल के तुमने यहाँ पे रिपीट करना है कि दिस इज द प्रॉब्लम, राइट, वॉट एवर इज द प्रॉब्लम। नंबर 2, प्रोविजन। यहाँ पे आपने जो भी रेलेवेंट लॉ के प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं, यू नो, उसके अलावा कोई रेगुलेशंस हैं, यू नो, वॉट एवर इट इज़, जितने प्रोविजंस उस केस लॉ से रिलेट करते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डाल देने सेकेंड पैराग्राफ में। पहले में हमने इशू बता दिया, दूसरे में हमने सारे प्रोविजंस डाल दिए, जो भी लॉ है, जो भी रूल्स है, जो भी रेगुलेशंस है, राइट। द थर्ड पॉइंट इज एनालिसिस। अब क्या करना है, पहले दोनों को मिला देना है, इशू के ऊपर अप्लाई कर देने हैं सारे के सारे प्रोविजंस और फिर करनी है उसकी एनालिसिस कि ये प्रोविजन है, ये इशू है, अगर ये इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। दैट इज द एनालिसिस, यू नो, प्रॉपरली उसको एनालाइज करना। पहले हमने इशू बता दिया, फिर हमने प्रोविजंस बता दिए, प्रोविजन को इशू पे लगा के उसे एनालाइज किया, एंड द लास्ट थिंग कंक्लूजन, कि अब कंक्लूजन जो है वो क्या आया, राइट। सो IPAC केस लॉ में सबसे पहले इशू बताओगे, फिर प्रोविजन बताओगे, फिर उसका एनालिसिस करोगे, फिर करोगे जी कंक्लूजन। अब यहाँ पे ना केस लॉ में अगर आपको नाम आता है तो यहाँ पे डाल देना प्रोविजंस में। अगर आपको नेम ऑफ द केस लॉ पता है तो प्रोविजन में डाल देना कि इट इज सिमिलर टू सो एंड सो केस लॉ, ठीक है। उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा एग्जामिनर को जल्दी कि आपको पता है, क्योंकि उसके अलग से मार्क्स होते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी केस लॉ को बड़े बड़े पैराग्राफ्स में कथा की तरह नहीं लिखना,
हमेशा बेसिक 4 पैराग्राफ्स फॉलो करने हैं, IPAC। अगर आपको मान लो प्रोविजन 2 पैराग्राफ्स और में लिखनी है, आप लिख सकते हो। एनालिसिस 2 पैराग्राफ्स में लिखना है, आप लिख सकते हो। जस्ट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपका केस लॉ एक स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए। जब एग्जामिनर पढ़े तो उसे पता चले कि हाँ भाई बच्चे ने सोच के लिखा है, ये नहीं कि जो दिमाग में आया वो लिख दिया। दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। ओके, केस लॉ के अलावा जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, एनालिसिस होते हैं, अगेन उन्हें पैराग्राफ्स में मत बनाओ, पॉइंट्स में बनाओ। ठीक है, ऐसे पॉइंटर्स 1 2 3 4 5 6। हमारे टाइम में ना गाइडलाइंस, पिंक बुक्स कहते थे हम उसे। आप गाइडलाइन आंसर्स भी आज भी देखोगे ना, तो इलेबोरेट में, शॉर्ट नोट्स में, कमेंट में कभी भी वो लोग पैराग्राफ्स में आंसर नहीं करते, कभी भी नहीं। दे ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉलो बुलेटेड पॉइंट्स। द पॉइंट्स दैट आर गिवन, वो कभी भी पैराग्राफ में आंसर नहीं करते, वो हमेशा पॉइंट्स को इलेबोरेट करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो शॉर्ट नोट्स या एनालिसिस में हम पॉइंट्स बनाते हैं, पॉइंट्स से जो है उनको इलेबोरेट करते हैं। दैट इज़ द बेस्ट वे पॉसिबल, और पैराग्राफ्स में नहीं लिखते। नंबर 3rd पॉइंट इज हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस। इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस को आपको हमेशा हाईलाइट करना चाहिए, राइट। आप ये मत सोचो कि वो तो ढूंढ ही लेगा यार, वो तो ढूंढेगी, बट कितना अच्छा हो कि उन्हें पेपर में आराम से दिख जाए आपकी प्रोविजन। ठीक है, मान लो आपने कोई सेक्शन मेंशन किया 164 सब सेक्शन 1, आपने नीचे एक ऐसे अंडरलाइन कर दिया सेम पेन से, कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं करना, सेम पेन से अंडरलाइन कर दो ताकि सामने वाले को पता चल जाए कुछ अलग लिखा हुआ है। सेम पेन से उसे अंडरलाइन कर लो। या दूसरा तरीका मैं जो मतलब आई यूज्ड वाज कि आप कैपिटल लाइक अकॉर्डिंग टू सेक्शन 164 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कोई भी आप इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हो उसके बीच में उसको हाईलाइट कर दो। सो एंड सो, मान लो विसल ब्लोइंग के बारे में लिख रहे हो, ऐसे उसको कैपिटल में लिख दो। उससे क्या होता है, जब बाकी का आपका स्मॉल में होता है और बीच में एक कैपिटल चीज आ जाती है तो डेफिनेटली वो हाईलाइट हो जाती है, राइट। डेफिनेटली इट गेट्स हाईलाइटेड, दैट इज लाइक दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। सो अगर आपके एंड से आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे हाईलाइट कर दो। उसे सिंपली अंडरलाइन आप कर सकते हो या फिर उसे कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो, राइट। द नेक्स्ट, कंक्लूड एवरी आंसर। देखो थ्योरी है तो एंड में बताओ कि क्या कंक्लूजन आया। ठीक है, कंपनी लॉ है तो क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, कोई और पेपर है तो क्या आंसर अल्टीमेटली आप कहते हो। और अगर प्रैक्टिकल है तो भी अल्टीमेट आंसर आपको एंड में लिखना चाहिए। मतलब दोनों ही केसेस में कंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। थ्योरी में भी कंक्लूजन ज़रूरी है और प्रैक्टिकल में भी कंक्लूजन, जो एंड आंसर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली क्वेश्चंस कई बार काफ़ी लेंदी होते हैं, तो जब एग्जामिनर एंड में आ गया मार्क्स देने के लिए उसे एक बार रिकॉल करा दो कि भाई ये कंक्लूजन था, ये आंसर है, ठीक है, ये, ताकि वो आपको तसल्ली से एंड में मार्क्स दे सके। दिस इज़ द माइंडसेट दैट आई कैरी, राइट। तो हर एक आंसर का कंक्लूजन ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर। एंड द लास्ट वन, फोकस ऑन योर हैंड राइटिंग। आई नो ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, अरे मैम, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, टू इम्प्रेस और टू क्रिएट एन इम्प्रेशन रादर। ठीक है, ये इम्प्रेशन अच्छा जाता है जब आपका पेपर आसानी से पढ़ा जाए, ठीक है ना। आई एम नॉट सेइंग मेक इट ब्यूटिफुल और समथिंग लाइक दैट, कैलीग्राफी कॉम्पिटिशन में तो हम नहीं जा रहे, बट योर हैंड राइटिंग शुड बी रीडेबल इनफ। ऑलवेज रिमेंबर दिस, इट शुड बी रीडेबल। पढ़नी मतलब ऐसी हो कि भाई पढ़ी जा रही है। सो हैंड राइटिंग हमेशा रीडेबल होनी चाहिए। आपने किसी को इम्प्रेस नहीं करना, आपने एक इम्प्रेशन क्रिएट करना है। सो फोकस ऑन योर हैंड राइटिंग। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिससे आप आंसर्स बढ़िया तरीके से लिख सकते हो, एंड दिस इज द करेक्ट वे टू राइट आंसर्स एंड टू स्कोर एक्स्ट्रा मार्क्स। व्हेन आई से एक्स्ट्रा मार्क्स, आई ऑलवेज से दिस कि कई बार हैंड राइटिंग इतनी बुरी होती है या बच्चे ने क्वेश्चन कि एग्जामिनर सेटिस्फाई नहीं हो पाता बच्चे ने लिखा क्या है, राइट। सो इफ यू वांट टू सिक्योर दैट 1 or 2 more marks, you have to focus on these 5 things, and ट्रस्ट में ये जो बच्चे ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं वो ये सब चीज़ों पे फोकस करते हैं, तभी सारे मार्क्स आते हैं। ओके, आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड यू कैन ऑल्सो पुट इन द कमेंट सेक्शन और क्या क्या हेल्पफुल वीडियोस आपको यहाँ से देखनी है। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू super soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.